नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं GMM फॉडलर के बारे में। इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हमें कल देखने को मिले थे और क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बाद आज हमें 5% की अपर सर्किट देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बाइंग करें, सेलिंग करें या होल्ड करें, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले फायदे की बात कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहां पर डिविडेंड दिया है और डिविडेंड दिया है 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर का। काफी लोगों को लग रहा होगा 1 रुपए का क्या डिविडेंड दिया है, लेकिन जितना भी दिया है हम कंपनी को फोर्स तो नहीं कर पाएंगे कि ज्यादा देना है, तो जितना मिलता है वो हमारे लिए तो अच्छी बात ही है। और जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो है अक्टूबर 29 की। हम देखने वाले हैं जीएमएम फॉडलर के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम देखने को मिली है वो है 1882 मिलियंस की, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात भी है। लेकिन एक्सपेक्टेड बात भी थी कि क्वार्टर 1 के मुकाबले तो हर एक कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर 1 में लॉकडाउन देखने को मिला, सारी सिचुएशन बहुत ही गंभीर देखने को मिली थी, तो वहां पर तो प्रॉफिट गिर जाएगा। तो क्वार्टर 2 का परफॉर्मेंस बेहतर ही रहना चाहिए। लेकिन यहां पर सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नहीं, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। एक साल पहले यानी कि सितंबर 2019 में 1533 मिलियंस का टोटल इनकम देखने को मिला था, उसके मुकाबले भी हमें यहां पर टोटल इनकम बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात यहां पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें यहां पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में, तो 268 मिलियंस का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि 191 मिलियंस था पिछले क्वार्टर में। तो यहां पर तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस सुधरा ही है। अगर बात करें वाईओवाई परफॉर्मेंस के बारे में तो 207 मिलियन का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो यहां पर भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर हमें होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। कंपनी के रिजल्ट्स तो काफी अच्छे यहां पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसका रीजन क्या है वो भी साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख पाएंगे जीएमएम फॉडलर एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3767, जो कि 5% की अपर सर्किट पर क्लोज हुआ है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 31% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जिसका रीजन हम सभी को बताएं, यहां पर ओएफएस देखने को मिला और ओएफएस काफी डिस्काउंट पे देखने को मिला था, इसी के कारण हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 1 ईयर के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इतनी भारी गिरावट हमें इसके फिलहाल के हाई से देखने को मिली है। उसके बावजूद 154% के मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें एक साल में बना कर दिए हैं। और अगर बात करें 5 ईयर्स के रिटर्न्स के बारे में तो 430% के धमाकेदार रिटर्न्स हमें यहां पर दिखाई देते हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो है 73.74, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 26.79 दिखाई देता है। तो यहां पर मेरा मानना है सेक्टर के पी से हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेस में ये कामकाज करता है वहां पर एक टाइप की मोनोपोली या ड्यूओपोली हम कह सकते हैं। एक तो जीएमएम फॉडलर है, दूसरा एचएलई ग्लासकोट हमें ये दिखाई देता है। तो ज्यादा यहां पर कंपटीशन है नहीं, तो सेक्टर के पी से इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो ये पी रेशियो 73.74 है वो काफी एक्सपेंसिव है, स्पेशली स्मॉल कैप के लिए अभी भी ज्यादा यहां पर सस्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब ये स्टॉक 7000 के आसपास पहुंच चुका था तब यहां पर पी रेशियो कुछ 125 या उसके भी ऊपर निकल चुका था, तो काफी ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव हमें यहां पर देखने को मिला था। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 15.29 का प्राइस टू बुक रेशियो है। डिविडेंड डील के बारे में बात करें तो 0.13% का डिविडेंड डील हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करने वाला स्टॉक है, ज्यादा डिविडेंड देने वाला स्टॉक नहीं है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जीएमएम फॉडलर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ग्लास लाइन इक्विपमेंट, स्टोरेज वेसल्स एंड एलॉय स्टील इक्विपमेंट। तो ये बेसिकली कामकाज आते हैं यहां पर केमिकल सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में स्पेशली। तो यही रीजन है जिसके कारण इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं। और जो क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट रहा था वो भी बहुत बुरा यहां पर देखने को नहीं मिला था। उसका रीजन भी यही है कि ये कामकाज करता है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। इसके जो प्रोडक्ट्स यहां पर बनते हैं वो फार्मा सेक्टर के लिए यूजफुल है, फार्मा सेक्टर के लिए नीडेड है। इसी के कारण इसके प्रॉफिट्स हमें काफी यहां पर स्टेबल या फिर हमें ग्रोथ में भी दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है। और अगर बात करें यहाँ पर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे स्टॉक का फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट। यहाँ पर कहीं पर भी डिप देखने को नहीं मिल रही है, लगातार यहाँ पर प्रॉफिट में और रेवेन्यू में इंक्रीज हमें देखने को मिल जाता है।
आज के डिविडेंड परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 56.42% की डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी डिलीवरी मानी जाती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला था तब 2000 के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छी तेजी दिखाई थी। देखते ही देखते स्टॉक 7000 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद यहां पर वीकनेस देखने को मिली और ओएफएस वाली न्यूज आई, उसके कारण काफी दिनों तक लोअर सर्किट भी देखने को मिली थी। 3500 का ओएफएस देखने को मिला था और उसी के आसपास सपोर्ट लेने के बाद काफी दिनों से एक ही जोन में स्टॉक हमें कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 31.01। एक स्टीप फॉल हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा वीक हमें यहां पर मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर होता हुआ नजर आता है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 40 के आसपास। आप देख पाएंगे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अभी भी हमें यहां पर आरएसआई काफी वीक देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, फिलहाल यहां पर बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है और काफी दिनों पहले 5-6 दिनों पहले बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण हुआ था और उसके बाद अच्छी तेजी भी थोड़ी हमें देखने को मिली है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड काफी ज्यादा यहाँ पर स्क्वीज होता हुआ नजर आता है, काफी ज्यादा छोटा होता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड है 3412 का लेवल, मीडियन है 3692 का लेवल, अपर बैंड है 3973 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 4471 का लेवल, जिससे स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस की बात करने की फिलहाल मुझे यहां पर जरूरत दिखाई नहीं दे रही है और सपोर्ट के बारे में बात करें तो 2945 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है। स्टॉक के ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। जब भी इसमें करेक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक सपोर्ट लेता है अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास। अगर देखने को जाए तो 20 मंथ्स का ईएमए भी हमें टच होता हुआ नजर नहीं आता है, उससे पहले ही स्टॉक सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और यहाँ पर फिलहाल 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 2886 के आसपास का लेवल। तो ऐसे में क्या करना चाहिए पोजीशंस को लेकर, तो यहाँ पर मेरा मानना है जो ओएफएस वाला हमें कांड होता हुआ नजर आया था उसके कारण काफी ज्यादा इन्वेस्टर जो हैं उनके यहाँ पर उनका विश्वास यहाँ पर उठ चुका है कंपनी से। मेरा मानना है ऑफ कोर्स ये सही बात है, यहाँ पर विश्वास उठ ही जाएगा। इतने ज्यादा स्टीप डिस्काउंट अगर हमें देखने को मिलता है ओएफएस में तो ऐसा ही लगेगा कि रिटेल इन्वेस्टर के साथ यहाँ पर धोखा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, इसका जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है पहले भी अच्छा था और ये जो ओएफएस वाला कांड हुआ उसके बाद भी यहाँ पर अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है तो मेरा मानना यही रहेगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग की जा सकती है, और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि जो हमें पहला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है वो होगा इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज, जो कि फिलहाल करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही कैलकुलेट होकर आता है, और 20 डेज का मूविंग एवरेज भी उससे ज्यादा दूर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो पूरा दो लाइंस हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्टॉक को काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो स्टॉक अच्छा है, इसे अपने पोर्टफोलियो में छोटी सी जगह दी जा सकती है, और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप ओएफएस में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर आप यहां पर ओएफएस में पार्टिसिपेट नहीं करते और अगर आपको स्टॉक 3500 के आसपास दिखाई देता है तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कई बार स्टॉक ने हमें अपॉर्चुनिटी दी 3500 के लेवल पर, यहां पर फिर से हमें स्टॉक नीचे आता हुआ भी नजर आया था और फिलहाल स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो मेरा मानना है अभी भी ज्यादा स्टॉक भागा हुआ नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपको कंपनी पर विश्वास है तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वरना काफी लोग फिलहाल तो यहां पर कंपनी से मन उठा चुके हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप कंपनी पर विश्वास रखते हैं तो ही यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और करंट मार्केट प्राइस भी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बुरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, दूसरे सपोर्ट का वेट करें, तो दूसरा सपोर्ट इसका बनकर आता है 3400 से करके 3500 के आसपास का लेवल। यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, स्मॉल कैप स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं हर बार बताता हूं 40 से 50% की गिरावट, 30-40-50% की गिरावट स्मॉल कैप
कैप में कोई बड़ी बात नहीं होती है। और यहाँ पर जो पहले हमारे साथ हुआ रिटेल इन्वेस्टर के साथ, जो यहाँ पर धोखा वाला किस्सा हुआ था, उसे जल्दी से जल्दी भूल जाएंगे। और सबसे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उससे आपको कुछ सीखना चाहिए। अगर आप सीखेंगे नहीं अपनी गलती से तो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, ओवरऑल लाइफ में भी हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अगर बात करें सीख के बारे में, तो ये जब स्टॉक ऑलरेडी इतना भाग चुका था तो उसे चेस करना सबसे बड़ी यहाँ पर इन्वेस्टर की गलती होती है। आपने नहीं, सबने की होती है। यहाँ पर हर एक इन्वेस्टर ने शुरू शुरू में ये गलती की ही होती है और उसके बाद स्टॉक में देखिए भारी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। भले ही ओएफएस आता या ना आता, उससे पहले भी हमें करेक्शन तो देखने को मिल ही जाता है। और स्पेशली दूसरी जो सीख है कि कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक अगर आपको बहुत ही ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा हो तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। महंगे वैल्यूएशन पे तो लार्ज कैप स्टॉक में भी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहता है, लेकिन स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक से अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। लास्ट डिसीजन हमेशा आपका रहने वाला है। अगर आपको सीख लेनी है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।